उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है लिंगराज मोहंते और भुवनेश्वर उड़ीसा की ये कुंडली है। 1971 इनका डेट ऑफ बर्थ है। अभी कुछ दिनों से इनके स्वास्थ्य में स्पाइनल कॉर्ड में या गले के पीछे कुछ दर्द या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो क्लियर करके सामने नहीं आई। हालांकि ऐसा हुआ है जैसे डॉक्टर ने कुछ कह दिया कि बड़ी लंबी बीमारी है। उन्हीं के बारे में ये जानना चाहते हैं। मैं आप लोगों को इनकी कुंडली दिखाने से पहले आप लोगों को बताऊं, मेरा एप्लीकेशन जो है वो ज्योतिषीय लक्ष्य JYOTISH आप प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करिए, वहाँ इंस्टॉल उसे करिए और वहाँ से अभी आप मुझे प्रतिदिन कार्यक्रम में देख सकते हैं। वहाँ से आप मेरे यहाँ के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बात है, जो कहने की आवश्यकता है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे बिल्कुल ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको कई अच्छे जो है वो सूत्र मिल जाएंगे। अब आइए मैं आपको यहाँ इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। जैसे इनके ऊपर से अभी देखो, एक सामान्य सी बात बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब राहु की दशा आती है तो वो परेशान करती है और राहु की दशा में व्यक्ति परेशान होता है। वो आरंभ में आपको देते हैं, थोड़ी सी समस्या देते हैं, बीच में कुछ धन भी देते हैं, बहुत अच्छा खासा धन देते हैं और बाद में कई बार समेट करके वो उसे लेके भी चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं खुद अभी राहु की दशा में जी रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से परेशान हूँ। अलग बात है कि आपको दिखाना नहीं चाहता। यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली बनी, मतलब जो वस्तुतः यहाँ 12 नंबर लिखना था वो लग्न में लिख दिया और यहाँ जिसको बैठना था वो वस्तुतः भाग्य में बैठ गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार और बहुत श्रेष्ठ बुद्धि का होगा। इसमें एक रत्ती भी संशय वाली बात नहीं है। मैं गारंटी लिख के, बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने, बेधड़क होकर के ये बात कर सकता हूँ, ये व्यक्ति एक बहुत ही प्रतिष्ठित, संपन्न, श्रेष्ठ और जिम्मेदार होने के साथ साथ मोरालिटी का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में आने वाले दिनों में उस पर कार्यक्रम बनाने वाला हूँ, गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छे भावों में होती हो, जैसे कि यहाँ हो रही है, तो ये जातक निश्चित रूप से बड़ा ही ईमानदार और बड़ा ही संपन्न होता है। अपने ही बल पे सब कुछ खड़ा करे, पर निसंदेह वो बड़ा अच्छा होता है। अब अच्छा का मतलब आप चाहे उसे किसी भी धरातल पे जोड़ के देख सकते हैं, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो आध्यात्मिकता के मामले में हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे वो प्रतिष्ठा के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में, आप उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज जो मैं संपूर्ण कर सकता हूँ, इस कुंडली का धर्म और इस कुंडली का भाग्य, ये दोनों ही जातक के साथ है। पर अभी चूंकि चल रही राहु की दशा, जो इनकी कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं, मित्रवत होकर के बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, लेकिन इस भाव के अधिपति जहां राहु बैठे हैं, इस भाव के अधिपति, किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाना हमेशा अच्छा होता है और शुभ ग्रह का अपने भाव से चौथे जाना अच्छा होता है। पापक ग्रह का अपने भाव से तृतीयस्थ जाना अच्छा होता है। किसी भी भाव से 3 घर आगे शुभ ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता। किसी भी भाव से 4 घर आगे शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है। किसी भी भाव से 3 घर आगे पापक ग्रह का बैठना अच्छा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी भाव से 3 घर आगे पापक ग्रह का बैठना अच्छा होगा और किसी भी भाव से अपने भाव के अधिपति से अपने भाव से 5 घर आगे बैठना, यानी कि लाभ की स्थिति ठीक बनेगी, व्यक्ति जीवन में प्राप्त करेगा और वो वस्तुतः उसके पास बड़प्पन बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन व्यक्ति साहसी भी है क्योंकि लग्न का बल बढ़ेगा, साहस में बैठे। और गौर करिए, यहां पे चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को साहसी अलग तरीके से बना रहा है। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मिथुन लग्न के बारे में मैंने बताया है। और मंगल की उस पर दृष्टि है, राहु की दृष्टि शनि पे, तो शनि की दृष्टि यहां पड़ गई, राहु की दृष्टि यहां पड़ गई, शनि यहां पहले से बैठे और मंगल की दृष्टि यहां पड़ गई। अब जरा गौर करिए, तो शनि ने घूम करके मंगल को देखा है। अब बताओ मेरी बात कितनी सही निकली। मैंने हर बार कही ये बात है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु का संयोग हो जाए ना, तो वो इतना पस पीस देते हैं कि पूछो मत। मैं तो डर जाता हूं, मैं सच्ची डर जाता हूं, मुझे क्रोध भी आता है, बहुत क्रोध आता है। ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट बड़ा ही परेशान करने वाला हो जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे और शनि पे राहु की 5वीं दृष्टि। और उस मंगल की स्थिति जो कि आपकी कुंडली का भाग्येश है, वो पहले ही बाहर जाकर के शत्रु की राशि में बैठा है। और गौर करिए, तो शनि वायु तत्व के ग्रह होते हैं और भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, कोई मेल ही नहीं है। इस कारण से ये पहली बात रही। दूसरे नंबर पे
मंगल की स्थिति चंद्रमा पे है। मंगल की स्थिति चंद्रमा पे जाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में, स्वभाव में, उसके इमोशन में धर्म रहेगा, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति देख रहे हैं। लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। दूसरे नंबर पे गुरु से चंद्रमा केंद्र में है और गुरु सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी जो यहां बनी है। अब आप उसी चीज को यहां देखिए, तो यहां पे जो गुरु हैं वो अष्टम में चले जा रहे हैं, शत्रु के घर में, और यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जा रहे हैं मंगल के साथ, यानी कि यहाँ पे राहु बुध के साथ, यहाँ पे सूर्य सप्तम भाव में, शनि जो है वो मीन राशि के हो गए, नीचाभिलाषी, और यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा टाइट रहा। व्यक्ति अपने पत्नी को कई बार भले ही नजरअंदाज कर देगा, पर अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता को कभी भी नीचे नहीं देखेगा या कभी भी उनको ऊंचा सिंहासन नहीं देगा, और हमेशा ही अपने ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे समाज में प्रतिष्ठापन्न होता रहता है। दूसरे नंबर पे उनकी पत्नी थोड़ी कठोर हो सकती है, कड़वी हो सकती है, या हो सकता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी ना कहूँ, लेकिन हाँ सूर्य है यहाँ पे, थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। शुक्र यहाँ नीच के हैं, इस वजह से कई बार संग थोड़ा सा दाम्पत्य वाला लोंज पूंज होता है, या व्यक्ति कई बार दाम्पत्य को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं होता, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता, मतलब मजबूती से पकड़ करके रखने वाला नहीं, वो सबको एक साथ लेकर के चलने वाला होता है, सबको एक सूत्र में बांध करके चलने वाला होता है। माता, भाई, बहन, इन सबसे संबंध अच्छे होते हैं, माता का पक्ष अच्छा होता है, माता का जो ननिहाल पक्ष होता है वो बड़ा अच्छा होता है, और वो साहसी भी वो लोग, क्योंकि मंगल की दृष्टि जारी चंद्रमा पे। चंद्रमा और गुरु का संबंध बहुत बढ़िया, चंद्रमा से सूर्य केंद्र में, ये अच्छी बात थी। चंद्रमा से सूर्य अगर केंद्र में होते हो तो ये कई बार आपको विलुप्त प्राय बना देते हैं, लेकिन वही चंद्रमा पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है तो आपको उत्तेजित बना देते हैं, आपको ऊर्जावान बना देते हैं, आपको मतलब समाज में बड़ा ही ग्लोरीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब बात सबसे पहले ये बनती है कि आखिर ये जो स्वास्थ्य वाली समस्या है वो हुई क्यों। इनकी कुंडली में चंद्रमा मघा नक्षत्र के 6 डिग्री के बैठे केतु, और वो केतु जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में। गौर करिएगा, रोग भाव के अधिपति सूर्य जो है वो लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, रोगेश है ना। और इसका एक और भी कारण, शनि जैसे पापक ग्रह की दृष्टि, ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो इस शनि के प्रभाव को नहीं झेल पाएंगे। क्यों नहीं झेल पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो शनि 12वें के अधिपति होते हैं, उन्होंने इनके पराक्रम को उतनी ऊंचाइयां नहीं दी और हमेशा फ्लॉप कराया, मेहनत ज्यादा कराया। और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी जहां व्यक्ति को रिकॉग्निशन उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। इस भाव पे गुरु की उच्च दृष्टि थी, इस वजह से व्यक्ति के पास जो भी बल मिला है वो कम से कम उसको इमोशनली मिला है। इमोशनली मतलब जैसे मेरे जितने भी दर्शक हैं, ध्यान से समझिएगा, उदाहरण दे रहा हूं, मेरे जितने भी दर्शक हैं वो मुझसे दिल से जुड़े हैं। पर हो सकता है कि मेरे ही तरीके का कोई अन्य ज्योतिषी जो इंटरनेट पे है, हो सकता है कि उसके बहुत सारे फॉलोअर हो पर उससे दिल से न जुड़े हों। दोनों में अंतर होगा। मतलब इस व्यक्ति को जो पहचान मिलने वाली है वो धन के मामले में थोड़ी भले कम मिले, राजनीति करने के मामले में थोड़ी भले कम मिले, पहचान बड़े लोगों से बड़ी कम, अलग बात है, कम मिले, पर उसको इमोशनल सपोर्ट हमेशा समाज से मिलता रहेगा। वो अपने दयालुता के कारण, अपने ज्ञानी होने के कारण, अपने अनुभवी होने के कारण, अपने श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता से युक्त होने के कारण, भद्र पुरुष होने के कारण, गणमान्य होने के कारण उसको उसका यश मिल जाएगा। क्योंकि पंचम भाव पे शनि का प्रभाव है, पंचम भाव पे राहु का प्रभाव है, पंचम भाव पे केतु का प्रभाव है, और पंचम भाव पे गुरु का प्रभाव है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे शनि का प्रभाव है, बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है चौथी दृष्टि से, राहु का प्रभाव है पांचवी दृष्टि से, गुरु सूर्य का प्रभाव है। अब सोच के देखिए कि ये क्या होता है। ये हॉस्पिटल का भाव है, हॉस्पिटल से 5वां, 12वें भाव को भी कई बार जोड़ के देखते हैं, पर यहां मैं विशेषतः इसी को कहूंगा। अब एक बात गौर करिए, तो रोग भाव में चंद्रमा बैठ गए। अब यहां रोक करके मैं नवांश कुंडली में अगर आपको चंद्रमा को दिखाऊं तो चंद्रमा उच्च के बैठे मंगल के साथ,
मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कौन बने हैं? दशम भाव के अधिपति जो लाभ में बैठे, अग्नि तत्व के ग्रह हुए, भूमि तत्व की राशि में बैठे। चंद्रमा और मंगल का यहाँ बैठना व्यक्ति को जीवन में कई तरीके से रोग दिखा सकता है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ ग्रह होते हैं और इनका जन्म मार्गशीर्ष में हुआ है, ये ठीक है। हेमंत ऋतु दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति कई बार अपने लिए कर ही नहीं पाता है या जब भी कुछ भी अपना करना चाहता है उसको गड़बड़ी होती है। यहाँ देखिए बुध शुक्र के साथ बैठे हैं जो कौन है इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति, यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति होकर के बुध अष्टम भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठे और अष्टमेश जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठ गए और पीछे राहु, आगे राहु और पीछे सूर्य। हालांकि इसे बहुत ज्यादा खराब नहीं कहूंगा पर फिर भी अष्टम भाव के अधिपति का दशम में आ जाना और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना पड़ना, इस भाव के ठीक आगे राहु का बैठना, इस भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के रोगेश के साथ बैठना हमेशा ही कर्म क्षेत्र में प्रतियोगिता देने के संकेत दिखाते हैं और कुछ भी व्यक्ति कई बार अपने बल पे अचीव नहीं कर पाता है। साथ ही साथ अब समस्या चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे हृदय क्षेत्र से हो, चाहे हड्डियों से हो, चाहे मांस मज्जा से हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड से हो, ऐसा इसलिए क्योंकि बुध स्पाइनल कॉर्ड और श्वसन तंत्र के संचालक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं या कारक ग्रह के रूप में। उनका संबंध अष्टम भाव और तृतीय भाव के अधिपति से। याद रखिएगा मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए पर मैं कहता हूँ 50,000 सब्सक्राइबर सिर्फ कुंडली विश्लेषण करता हूँ मैं और आप लोग शेयर नहीं करते कार्यक्रम। शेयर किया करिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 3 दिन लगातार कार्यक्रम न बनाऊं तो 500 भी व्यूज नहीं होते मेरे वीडियो के। क्या मैं इतना बुरा कार्यक्रम तो नहीं बनाता और मुझे कहने का अधिकार है। तो मैं ये बात आप लोगों से कहूँ, आप लोग कार्यक्रम बढ़ाइए, अपने तक उसे सीमित मत करिए, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन अपने स्टेटस में लगाइए, प्रत्येक दिन अपने जो है वो लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जहां मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कार्यक्रम को बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ इससे एक बात जो आवश्यक है कि कम से कम ज्योतिष जैसे महान ग्रंथ की बात लोगों के कानों तक अच्छाई से पहुंच सके। मैं ये नहीं कहता कि बाकी के लोग ये मेरे से अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दुनिया भूखों से भरी पड़ी है, पर फिर भी मैं अपने बारे में बात ये करना चाहता हूँ। आप लोगों को वीडियो शेयर करना होगा और वो बहुत आवश्यक है, मुझे उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। अब आइए आगे बढ़ता हूँ। ये पहली बार मैंने कहा है और वस्तुतः ये भी ना कहूँ, करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो मत करना। अब आइए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे राहु की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव पे और पंचम भाव के अधिपति रोग भाव में, उस पे मंगल की दृष्टि, तो चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा से केंद्र में शनि का जाना, चंद्रमा से केंद्र में सूर्य का जाना, ये चंद्रमा के प्रभावों को कमजोर करेगा और पंचम भाव के प्रभावों को कमजोर करेगा। रोग के लिए आप जब भी गौर करें तो मघा नक्षत्र में व्यक्ति जो जन्मे हैं वो कई बार उनको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले रोग होते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत गंभीर बात बताता हूँ। चंद्रमा जब भी मघा में बैठेंगे तो अनुभवी तो बनाएंगे, मतलब वो अपनी अवस्था से ऊंची सोच रखने वाला होता है और कई बार वो जितनी अवस्था का होता है उससे कई गुना ज्यादा वो अनुभव इकट्ठा कर चुका होता है और उसके वो अजात शत्रु होता है। उसके कोई शत्रु नहीं होते, उसके दर्शन के रंग ही अलग होते हैं, उसके चलने का तरीका, बात करने का ढंग, व्यवहार करने का, बर्ताव करने का जो प्रभाव होता है बड़ा अलग और दिव्य होता है। वो गुरु से प्रभावित है। लग्न के अधिपति भाग्य भाव में और भाग्य के कारक या भाग्य में सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठ जाने से और अपने मित्र की राशि में बैठने से व्यक्ति समाज को केंद्र में रख करके प्रत्येक गतिविधि को करने वाला होता है और निश्चित रूप से अपने प्रत्येक कृत्य को समाज को देख करके ही अपना निर्णय सुनाता है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा के बैठने के कारण व्यक्ति को कई बार जो बीमारियां होंगी वो कई बार पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये पहली वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे सूर्य ज्येष्ठा के बैठे हैं जो प्रायः व्यक्ति को रोग दे सकते हैं और व्यक्ति के अनुभवों का और व्यक्ति के मेहनत का परिणाम कई बार उतनी बुद्धिमत्ता से उसको नहीं मिल पाती है जितना वो करना चाहिए या जितना उसको मिलना चाहिए। कारण क्योंकि शनि की दृष्टि रिकग्निशन भाव पे
यश कीर्ति मान सम्मान प्रभाव आदि पे मिल रही है। लेकिन अभी दास के ऊपर से जो ये कुंडली है, इनको दास कह रहा हूं, राहु की दशा चल रही है। और राहु की दशा में बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधिर्वियोग धनहानि विषानि चैवम। अब यहीं पे इसको रोक देता हूं। व्याधिर्वियोग धनहानि विषानि चैवम मतलब रोग व्याधि से युक्त और इतना मानसिक तनाव दे दे कि मार मार के पतला बना दे। तो आश्चर्य की बात नहीं। राहु जो है वो आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि में पापक ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता है। इस कारण से कई बार व्यक्ति के बंधे बंधे जो ख्वाब होते हैं ना, वो जो स्वप्न होते हैं, उसको वो निचोड़ने में और बिल्कुल ही कटुतापूर्ण तरीके से उसको पीट पीट करके रुई बना देता है, वो पूरा होने ही नहीं देता। एक्चुअल में वो कई जगह से धन कमा सकता है, पर जब जब व्यक्ति उठना चाहा है तब तब उसको ऐसी परिस्थितियों की मार पड़ी है कि वो वापस आ गया है और फिर उसने सरेंडर कर दिया, नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर वो उसको दुगने बल के साथ दुगने तैयारी के साथ आगे बढ़ना पड़ा है। ये तो अलग बात है कि गनीमत है कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं भाई जी, नहीं तो ये और भी ज्यादा मशक्कत वाली बात हो जाती है। आपको पता भी नहीं है कि ये चंद्रमा आपको कितना बल दिए हैं, ये बल दिए हैं, नहीं तो आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती स्थिति। चंद्रमा तो मैंने कारण बताया। इसके लिए आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। राहु की दशा है, महामृत्युंजय वगैरह का जप वगैरह करवा लीजिए, अभिषेक वगैरह करवाना चाहिए। हो सके तो आपकी कुंडली के आधार पर जो मैं बात देख रहा हूँ, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव एक जगह पे पड़ रहा है, ये कुंडली को अविच्छिन्न नहीं होने देंगे, प्रकोपित करेंगे, परेशान करेंगे। त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह करा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को अपने हाथ से जरूर ही गोदान, अगर ब्राह्मण हो सके तो 1-2 बछिया दान करा दी, एक भी बछिया दान करा देंगे तो बहुत हो जाएगा। एकादशी का व्रत आरंभ करिए। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और मैं समझता हूं का करी है नवग्रह रंग जब होए हरि के संग वाली बात है। तो नवग्रहों की पूजा, नवग्रह कवच धारण करिए अगर संभव हो तो। भोजपत्र पे नवग्रह का जो चक्र होता है, नवग्रह चक्र बना लीजिए, या नवग्रह का जो कवच होता है उसको भी लिख करके, उसको पूजित करके भोजपत्र पे लिख करके, अगर विशेष पक्ष में जैसे गुरु पुष्य योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, आदि आदि जो अच्छे योग होते हैं, उसमें अगर नवग्रह कवच ताबीज में बढ़ा करके गले में या भुजा में धारण करा जाए तो कुछ चीजें होती हैं। सबसे बढ़िया आपको मैं इस कुंडली में लाभ के तौर पे बछिया दान, गोदान कहूंगा। दूसरे नंबर पे गाय को सुसज्जित करके उसका दान करिए। इसके बाद तुला दान करिए। इसके बाद अगर हो सके तो एकादशी का व्रत करिए और बाकी की कुछ चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में मैं और भी आपको नीचे से लेके आता हूं और भी जरा रूटेड करके बताऊं। आपने अपनी कुंडली में लग्नेश को देखा है, ये दरअसल यहां बैठे हैं जरूर बढ़िया भाव में, पर गौर करिए वो 23 डिग्री के ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित, और ये जो पूरा नश है ना, ये पीछे वाला, ये प्रभावित कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड को पूरा ध्वस्त कर देता है, बुद्ध से प्रभावित है श्वसन तंत्र, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरुदंड जो है वो संपूर्ण जो है वो एग्जिस्टेंस ही उसको जो है वो नेस्तनाबूद कर देता है। इससे संबंधित समस्या, और दरअसल यहीं से वो शुरू होती है, जिसको पता लगाना कई बार डॉक्टरों के बस के बाहर की बात होती है। चंद्रमा केतु में, सूर्य ज्येष्ठा में, गुरु ज्येष्ठा में, और एक बात और भी है कि बुद्ध जो है वो मूल के बैठे हैं। सारे के सारे ग्रह जो है वो कुछ कमजोर नक्षत्रों के अधिपति के साथ संबंध बना रहे हैं, इस कारण से कमजोरी हो रही है। दूसरे नंबर पे मैंने बताई मंगल शनि राहु कब केतु का प्रभाव, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, पर वो दरअसल इस वजह से अभी हो रहा है क्योंकि राहु की दशा है। और एक बात बड़ी अद्भुत है, मैंने जहां तक अनुभव करा है और ये ग्रंथ भी बात कहते हैं कि शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी बुरे पक्ष होते हैं कुंडली के, वो सब एक के बाद एक उखड़ने लगते हैं। क्यों? शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ, राहु की दृष्टि यहाँ, राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ। लो ना, कितने सारे घेर रखे हैं। मंगल शनि का प्रभाव एक साथ एक्टिव होगा क्योंकि राहु शनि से प्रभावित होंगे, शनि मंगल से प्रभावित होंगे, मंगल शनि से प्रभावित होंगे, गुरु जो है वो शनि को देख रहे हैं, शनि गुरु को देख रहे हैं, एक साथ तो सारा झोल जमेल हुआ बैठा है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि इलाज तो चलो ठीक है, अपने जगह पे है, पर अभी कल की बात है, कल ही की तो बात है, कहीं की कुंडली आई थी मेरे पास रात में करीब 12 बजे। पंडित जी इमरजेंसी है, एक जो है वो महिला जो है वो पता नहीं कुछ जहर वगैरह खा लिया, विषपान कर लिया है, तो पता नहीं, देखिए जरा क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, प्रश्न कुंडली भी अच्छी बन रही है और कुंडली भी अच्छी है, अभी जातिका को कुछ होने वाला नहीं है, बकवास है वो, 2 थप्पड़ लगाइए सब चीज़ें सामने आ जाएंगी।
ठीक हो गई, वो आज सुबह ही घर आ गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि राहु की दशा है, परेशान होता है व्यक्ति, पर हाँ अभी ये दशा लंबी है, 2036 तक है। इस दौरान घर में पूजा पाठ का माहौल होना चाहिए, घर में साफ सफाई का माहौल होना चाहिए, दान इनसे जितना ज़्यादा हो सके कराइएगा, तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि राहु में जो टफ टाइम है वो 2026 के 5वें महीने तक है, और वस्तुतः ये शुरू हुआ है 2021 के फरवरी से। अगर ये पता अगर अभी चला है तो मैं समझता हूँ कि ये 2026 के 5वें महीने तक आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर घबराने वाली बात नहीं है, फिर आप बाहर हो जाएंगे खतरे से। तो मतलब बेसिकली आपको 2026 के 5वें महीने तक तैयार रहना होगा। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूँ तो इसके मतलब ये तो चलो ये इतनी सी बात रही। कर्म क्षेत्र पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ। सूर्य गुरु हैं, ये व्यक्ति इस वजह से कई बार पिछड़ चुका है क्योंकि ये अपने जो है वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है। कर्म क्षेत्र की कुंडली यही कहती है, बस अल्टीमेट परिणाम बता दिया। कर्म क्षेत्रों से व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कभी भी किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा, अपनी शर्तों पे काम करे अपने लिए, और कई बार किसी के माथे पे चढ़ करके अपनी जीत हासिल नहीं करना चाहता। इस वजह से कई बार वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है, ये कारण होता है। ये पहली बात बता। तो अब मैं एक बात आपको कहूं कि दरअसल अगर ऐसी कोई बात है, छठवें भाव के अधिपति पे, ध्यान से समझिएगा, छठवें भाव के अधिपति सूर्य पे शनि की दृष्टि है, 12वें भाव के अधिपति शनि और छठवें भाव के अधिपति सूर्य, इन दोनों का संबंध है। ये व्यक्ति को महान रोग दे देते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास लंबी आयु का खतरा तो पैदा होता ही है। हालांकि कई बार व्यक्ति को लंबी बीमारी से जूझना पड़ता है, ये कारण है। D27 चार्ट में भी शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। वहां पे बुध राहु के साथ है और गुरु तुला के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र जो है वो सूर्य और मंगल के साथ बैठ करके कुछ तिकड़म ऐसा भिड़ा रहे हैं जिसके कारण कई बार हमें परेशानी महसूस हो रही है। चंद्रमा अस्तम में जा रहे हैं, इस वजह से हमें सबसे ज्यादा शिव जी की पूजा करनी होगी, शिव जी को मनाना होगा, शिव जी की पूजा करवाइए। मंदिर धोने का काम इनसे करवाया जा सकता है, एकादशी मंदिर, और सबसे बढ़िया अगर हो सके तो इस दौरान गणेश जी की पूजा, गणेश जी की आराधना इनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकती है। राहु की दशा है, लाजवर धारण कराइए, और अगर हो सके तो इनसे अब ब्राह्मणों को दान करवाइए। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों को अन्न, भोजन, वस्त्र, द्रव्य दक्षिणा आदि दान करवाइए, तुरंत ही बीमारी ठीक होने के संकेत मिलने लगेंगे। शिव जी के मंदिर को धोने का काम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हो सके तो, नहीं तो गजेंद्र मोक्ष सबसे बढ़िया है। गीता जी के अध्याय से जीवन की शुरुआत और दिन की शुरुआत होनी चाहिए। गाय की सेवा सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।